महत्वपूर्ण समाचारों पर विचार विमर्श करते हैं। हमारे देश में बड़ा विचित्र वातावरण नजर आ रहा। बहुआयामी अराजकता विद्यमान है, जनता त्रस्त है और कोई भी जनता के पक्ष की लेने को तैयार नहीं है। और ये सरकार तो है ना, देश की 147 करोड़ जनता को कंकाल बनाना चाहती है और उन कंकालों का पाउडर बनाकर अपने उदर में समाना चाहती है। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। अब यहाँ पर एक बड़ा संघ और भाजपा में रोचक संघर्ष की स्थिति नजर आ रही है। क्या यह वास्तव में संघर्ष होगा, शीत युद्ध है या यादवी संघर्ष है? आखिरकार क्या है, या खाली एक दिखावे की बात है? मामला अति रोचक है। हम इसके मामले में विशेष चर्चा करेंगे, न एक पूरा एपिसोड बनाएंगे कि आखिरकार वास्तव में लक्ष्य क्या है और संघ इतना विचलित क्यों है, डॉक्टर मोहन भागवत भी विचलित क्यों है और उन्होंने जो कुछ कलकत्ता में भाषण दिया वो क्यों देना पड़ा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब हमारे देश में बड़े विचित्र हालात हो। 25 को क्रिसमस का उत्साह रहेगा, गिरजाघरों में प्रार्थनाएं हो रही है, क्रिसमस ट्री सज रहे हैं और हर प्रकार का आनंद और उत्साह का वातावरण है। किंतु जो अतिवादी और अति उत्साही हिंदूवादी चेहरे हैं ना, उनको यह आनंद पसंद नहीं आ रहा। वे किसी भी प्रकार से अपना उत्पात मचाने में नहीं चूक रहे। जबलपुर के एक गिरजाघर में वहाँ प्रार्थना सभा हो रही थी, वहाँ पर हुड़दंग किया। छत्तीसगढ़ में भी समाचार आए और अभी आते रहेंगे। आज तो 22 तारीख है ना, 23 और 24 तक ये ऐसे समाचार आते ही रहेंगे। मामला बड़ा विचित्र है भाई। अरे हमारे देश में सब धर्मों का आदर करने की परंपरा है। ये हमारा सनातन धर्म कहता है कि सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है। तो हम किसी भी पंथ के आराधना स्थल में या उनकी आराधना पद्धति में बाधा क्यों बने, क्यों हम हुड़दंग मचाएं, ये भी अपने आप में एक बड़ा विचित्र सवाल है। अब एप्स्टाइन फाइल के मामले में भी बड़े विचित्र कांड आ रहे। अभी हुआ था कि 119 फाइल डिलीट कर दी गई। क्यों डिलीट की गई? क्योंकि उसमें ट्रंप और अन्य बड़े बड़े नेता फंस रहे थे। यह मामला जब वहाँ की न्यायपालिका में पहुँचा ना, तो न्यायपालिका ने अपना एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जो फाइल अभी जो ब्लैक दिख रही है ना, हमने इसका सत्यापन जांचने के लिए ये फाइल डिलीट करवाई थी। हमने ब्लैक की गई। अब हम पूरी उसकी जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद वापस प्रसारित कर दी जाएगी। वो होगा जो भी हो, अब देखते हैं क्या होता है। ये एप्स्टाइन फाइल से तो पूरे विश्व में हड़कंप मचा हुआ है। आखिरकार ये फाइल क्या है? ये काले कारनामों की काली फाइल है कि इसमें सबके काले कारनामे उजागर हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मातृशक्ति का किस तरीके से शोषण किया जाता है इस फाइल में उजागर। और शोषण कोई छोटे मोटे लोग नहीं कर रहे, पूंजीपति लोग कर रहे हैं, राजनेता कर रहे हैं। ये भी अपने आप में बड़ी शर्मदायक स्थिति है, विश्व के लिए शर्मदायक स्थिति है। अब क्या इसका उपचार होगा, कैसे क्या होगा, अब कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, अब जो भी होता है ना, अब जो काला इतिहास हमारे सामने आता ही रहेगा, हम उस पर चर्चा करते ही रहेंगे। और ये मामला कोई अभी सुलझने वाला नहीं है। 3 लाख फाइल है, 3 लाख फाइलों का सूक्ष्म अध्ययन करना भी अपने आप में बड़े विचित्र बात।
अब चलिए यहाँ पर हम देश की बात कर लेते हैं। देश की बात करने के पहले थोड़े विदेशों के जो प्रमुख घटनाएं हुई है ना, उस पर चर्चा भी कर लेते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। आज रूस ने यूक्रेन पर क्रूर हमला किया, तबाही मची, नरसंहार मचा। अब क्या किया जा सकता था? ये तो जो मानवता के संहार की प्रक्रिया जारी है, वो उसको कौन रोकेगा, कब रुकेगी, अभी ये भी कहना संभव नहीं है। अब यहाँ पर एक हम बड़ा सा खुलासा करते हैं, और खुलासा हुआ कि रूस में यहाँ से लोगों को रोजगार के नाम पर ले जाएगा। ऐसे 200 लोगों की एक सूची आई है, और उनको रोजगार देने की बजाय उनको सेना में लड़ाके के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, और उसमें 26 लोगों की मौत हो गई। तो ये क्या नाटक है? आप रोजगार के नाम पर यहाँ से बेरोजगारों को ले जा रहे हो, उनको बंदूकें थमा देते हो, और वे शहीद हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, एक अच्छी परंपरा भी नहीं है, और ये तो भारत के लिए शर्मदायक बात है कि हम यहाँ पर जो रोजगार के लिए लोग जाते हैं, शिक्षा के लिए लोग जाते हैं, उन्हें आप अपने यहाँ का सैनिक बना देते हो, और वो उसमें से भी अनेक लोग शहीद हो जाते हैं। ये अच्छी परंपरा नहीं है, और भारत के लिए भी शर्मदायक स्थिति है। अब आइए हम बात करते हैं आगे हमारे यहाँ के सरकार की। अब हम देश की ही बात करेंगे, विदेशों की बात तो ये ठीक है चलती रहेगी, हम आगे के उसमें करते रहेंगे, परंतु हम देश की बात कर लेंगे। और देश में तो यहाँ पर विचित्र खेला हो रहा है। हमारा भारत अब राष्ट्र नहीं रहा, ये तो शातिर और षड्यंत्री नाटकों का मंच बन गया। जिधर देखो उधर शातिर, षड्यंत्र, धोखाधड़ी और न जाने क्या क्या नाटक हो रहे हैं। झूठ का आकाश पूरे देश में छा गया है, उन्माद का चरम पर है, मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है, संविधान के खिलाफ शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, न्याय व्यवस्था को भी प्रदूषित किया जा रहा है, उसे भी बदनाम किया जा रहा है। और हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वे तो बिल्कुल धतराट बनी हुई हैं, वे मूक बधिर भी हो गई हैं, और जो देश में जो शर्मदायक घटनाएं हो रही है ना, उस पर वे कुछ भी नहीं बोल रही है, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही। इस पद्धति के कारण जनता में राष्ट्रपति के खिलाफ भी आक्रोश है, और अब तो जनता और जन अदालत कह रही है कि यदि आप जनता के साथ खड़ी नहीं हो सकते ना, तो आप त्याग पत्र दीजिए। क्या कारण है कि राष्ट्रपति है ना कठोर कदम नहीं उठा पा रहे? इसका एक ही मात्र कारण है, और वो है कि हमारे राष्ट्रपति जी है ना, इस गुजराती गैंग सरकार के हाथों की कठपुतली है। जो भी है, अब क्या कह सकते हैं, किसके बारे में हम क्या कहें और क्या कुछ कहें। वो तो यहाँ पर जो कट्टर राष्ट्रवाद की भावना होना चाहिए वो तो है ही नहीं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रपति जी कब जागृत होती हैं, कब चैतन्य होकर राष्ट्र हित में, जनहित में कोई निर्णय लेती। अब यहाँ पर आइए ये चुनाव आयोग की बात करें। ये चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग अब रहा ही नहीं, ये तो भाजपा आयोग हो गया। यहाँ पर भाजपा के शातिर षड्यंत्रों को मूर्त रूप देने के लिए चुनाव आयोग भरपूर कदम उठा रहा है, वो बदनाम भी हो रहा है, और इतना बदनाम हो चुका है कि हद से ज्यादा। चुनाव आयोग का मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, SIR का मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, EVM का मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे सत्य मौजूद हैं, सत्य सामने आ गए हैं। उनके आधार पर तत्काल निर्णय देना चाहिए
किंतु निर्णय नहीं हो पा रहा है, मात्र नोटिस की प्रक्रिया जारी है। ठीक है, अब करते रहिए भाई। अब जनता का विश्वास तो सुप्रीम कोर्ट में है, वो अथाह विश्वास करती है और करती ही रहेगी। आप चाहे निर्णय में कुछ भी बात कीजिए, परंतु एक बात ध्यान रखिए कि जनता आपके निर्णय की और आपकी कार्य पद्धति की समीक्षा करती ही रहेगी, और ऐसा करना उसका अधिकार भी है, और उसका आधार होना चाहिए जनहित, लोकहित, राष्ट्रहित। ये बहुत जरूरी है, इसके आधार पर समीक्षा होती रहेगी। अब अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी है ना, बड़ा कोहराम मचा हुआ है, वहाँ पर भी बड़ी राजनीति हो रही है। अब देखते हैं क्या होता है भाई। सुप्रीम कोर्ट तो है ना, क्या करेगी, कैसे अपनी प्रतिष्ठा बचाएगी, अब ये भी मामला बड़ा उलझन वाला है। खैर जो भी है, सुप्रीम कोर्ट तो अपनी प्रतिष्ठा बचा ही लेगी, हमें पूरा विश्वास है। अब यहाँ पर आइए, हम ये चुनाव आयोग का एक छात्र नाटक SIR के मामले में तो बड़े बड़े विचित्र खेल हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अभी सवाल उठा कि क्या SIR वैध है या अवैध है, इसको कैसे लागू किया जाना चाहिए, और जो आपने SIR जो अभी 12 राज्यों में किया ना, उसकी भी क्या जरूरत थी, कौन सी ऐसी बात थी कि SIR करवाना पड़ा। बिहार में जो नाटक हुआ वो भी किसी से छिपा नहीं है। तो यहाँ पर चुनाव आयोग है ना, बहुत बुरी तरीके से उलझ गया, इतना उलझ गया है कि हद से ज्यादा। एक RTI कार्यकर्ता ने चुनाव आयोग से कुछ शिकायत की और कुछ कागजात तलब किए, जिसमें यह था कि आपने SIR लागू करने के लिए कौन सी प्रोसीडिंग की, कब की, कितने लोग थे, किसकी स्वीकृति रही, इसका जो विवरण का जो है ना, वो RTI को दे दी। ठीक है, लगा दिया उसने, बहुत सारे और RTI भी लगे हुए। तो चुनाव आयोग की तरफ से CPU ने क्या जवाब दिया, ये बड़ी मजेदार बात। उन्होंने जो स्पष्ट कहा कि SIR लागू करने की कोई प्रक्रिया, जो कागजी प्रक्रिया है, वो हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। और उन्होंने जो पुराना जो नोटिस जारी हुआ था उसको जारी कर दी कि वो भेज दिया RTI को। भैया जब वो मांग रहे हैं प्रोसीडिंग, किस तारीख को बैठक हुई, कितने समय पर बैठक हुई, किस किस ने अपनी राय रखी, किस किस ने क्या क्या सुझाव दिए, ये सारे बातों की जो प्रोसीडिंग होती है ना, उसकी कॉपी देने में क्या अर्ज है। और जब उसकी कॉपी नहीं है तो फिर SIR लागू कैसे हो गया। मामला तो बड़ा संदिग्ध नजर आ रहा है ना। चलिए अब ये भी बात अब देख लीजिए। अब इसके बाद में जो चुनाव आयोग तो और उलझ गया। हुआ ये कि अब SIR बिहार में करवाया उन्होंने, 67-68 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। क्यों काट दिए गए, इसका कोई खुलासा नहीं। और मज़ेदार बात तो यह है कि SIR शुरू होने के पहले की जिन लोगों के नाम काटना थे ना, उनके नाम सूचना पत्र भी जारी कर, और बड़ी बेशर्म के साथ कहा गया कि हमने BLO ने जो सुझाव दिए, BLO ने जो फॉर्म दिए, वो हमने उसके आधार पर नाम काटे। और उन्होंने कहा कि हमने तो 97% फॉर्म दे दिए थे, अब उनमें से कितने प्रतिशत मिले ये कुछ भी नहीं बोला जा रहा। ठीक है, अब क्या किया जाए। और जो ये नोटिस जो थे ना, ये चुनाव आयोग ने पहले ही से ही दे दिए थे। SIR शुरू होने के पहले वेबसाइट पे पकड़ा गए सारे, और ये सारे नोटिस दिल्ली से जारी हुए। इसका मतलब ये था कि चुनाव आयोग ने SIR के नाम पर इस नाजी गुजराती गैंग की पूरी मदद की बिहार जीतने के लिए। हो गया खुलासा, अब क्या दिक्कत।
सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मामला उजागर हो गया, किंतु सुप्रीम कोर्ट अब कौन सा निर्णय देगी, क्या करेगी, अभी कुछ कह नहीं सकते। वो तो नोटिस जारी कर देती है, बस अपना जो धर्म का निर्वाण मान लेती है। अरे सुप्रीम कोर्ट को तो निर्णय देना है सत्य के आधार पर। अब वो सत्य के आधार पर कब निर्णय देगी, ये भी एक बड़ा विचित्र मामला सामने आ गया। ठीक है, जो होना होगा होगा, अब देखेंगे ये सब क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर तो सवाल ये है कि अब जो SIR किया जा रहा है ना, यही अपने आप में अवैध है। जब आप प्रोसीजर नहीं ले सकते, कुछ नहीं करते, मनमाने ढंग से आप चाहे जो कुछ कर दोगे, ये सब भी नहीं चलता। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। यहाँ पर आपको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, परंतु नहीं, चुनाव आयोग ने तो अपने आप को संविधान से भी ऊपर मान लिया और जो मन माने जो काम किए जाए, जो निर्णय किए। अब यहाँ पर इस प्रकार के जो इस कुकृत्य में दो लोग आते हैं, एक है पूर्व CEO राजीव कुमार और एक वर्तमान CEO ज्ञानेश कुमार। इन दोनों ने ही मिलकर पूरे नाटक की और चुनाव आयोग को बहुत ही बदनाम कर दिया, उसकी प्रतिष्ठा ही समाप्त कर दी। यानी चुनाव आयोग का जो लक्ष्य रहता था ना, निष्पक्षता से चुनाव कराना, उस तक को समाप्त कर दिया। यानी ये बहुत बड़े अपराधी हो गए। इन्होंने राष्ट्रद्रोह किया, जनद्रोह किया, संविधान के खिलाफ द्रोह किया, ये राजद्रोह आ गया। इनकी अब सजा क्या होगी, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि SIR की जो नीति अपनाई गई है ना, वो अपने आप में अवैध है और ये भाजपा के साथी षड्यंत्रों के कारण। राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार की इतनी औकात नहीं है कि वे अपने मन माने का कानून ला सके, मन माने निर्णय कर सके। इनको तो मोदी और अमित शाह का पूरा संरक्षण था। उन्होंने कहा कि आप तो जो मर्जी चाहे वो कीजिए, बस अपना को बिहार जीतना कर, बिहार में भाजपा की जीत होना के। उन्होंने किया, सब कुछ किया, जो परिणाम भी सामने आए, सब कुछ हो गया। तो SIR अवैध प्रक्रिया थी। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देगी कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि SIR करवाना चुनाव आयोग का अधिकार है। चलिए मान लेते हैं कि चुनाव आयोग का अधिकार है, परंतु SIR कहाँ करवाना, क्यों करवाना, इसका भी तो कुछ कारण होगा ना। इसके लिए भी तो कुछ कारण चाहिए ना। क्या बिहार से आपके पास में शिकायत आई, तो शिकायतें कितनी आई उसकी भी बता दीजिए। वो भी बताने को तैयार नहीं। और जो अन्य राज्यों में जो शिकायतें आ रही है, आप उसका भी हवाला दीजिए, वो भी कोई देने को तैयार नहीं। यानी आप कारण कुछ भी बताने को तैयार नहीं। सिर्फ जो भाजपा के पक्ष के मतदाताओं के मतदाता सूची में नाम रखना और विपक्ष के जो मतदाता हैं उनके नाम काटना, यही एक लक्ष्य रखा था SIR में, और वो धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट को ये न्याय देना है। सुप्रीम कोर्ट जो न्याय देगी ना, जनता उसकी समीक्षा करेगी, तो मामला बड़ा गंभीर और विचित्र होता जाए। अब यहाँ पर कर्नाटक सरकार ने हेट स्पीच के मामले में एक कानून बना दिया। कानून बन गया। ये जो हेट स्पीच करने वाले थे ना, उनकी जुबान पे ताला लग गया, और लगना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, ये राष्ट्रीय केंद्र सरकार को ये कानून बनाना चाहिए हेट स्पीच को लेकर, परंतु वो नहीं बनाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब राज्य सरकार ने जो कानून बना रही है, उसके दायरे में आ जाएंगे, वो कहीं भी बच नहीं सकते। अब तेलंगाना में एक नया कानून बनने जा रहा है कि जो आराधना स्थल है ना, उनमें जाकर उत्पात मचाते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। ऐसा एक कानून तेलंगाना सरकार बना रही है। तेलंगाना सरकार कानून बनाएगी और शायद वो फरवरी से लागू होगा, तो अच्छी बात है।
हमारे यहाँ पर तो सनातन धर्म ही राष्ट्र है भारत। यहाँ तो सब धर्मों का, सब पंथों का, हर इंसान का सम्मान होता है। सनातन धर्म की जब आरती होती है, उसमें होती है ना वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है, उसमें प्राणी मात्र की बात आती है, उसके कल्याण की बात आती है, विश्व शांति की बात आती है, सबके विकास की बात आती है। ऐसा है हमारा सनातन धर्म। परंतु ये नाजी गुजराती गैंग और राजनीति के और धर्म के पंडे और गुंडे सनातन धर्म की मूल भावनाओं की भी हत्या कर। ठीक है। अब यहाँ पर जो भाजपा एनडीए के सहयोगी दल है, केंद्रीय मंत्री मांझी जी, उन्होंने तो भाजपा की पोल खोल दी, जो विधायक ने सांसदों की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि भैया आपको जितना पूरे एक साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है, उसमें 10% कमीशन सांसद और विधायकों का रहता है, विधायक निधि उसमें तो लीजिए, खूब करिए कमीशन बाजी। तो ये मांझी ने एक बहुत बड़ा कड़वा सत्य उजागर कर दिया। और उन्होंने तो यहाँ तक किया कि आप कमीशन लीजिए और अपनी पार्टी फंड में दे दीजिए, और मान लीजिए आपको 10% नहीं मिलता है तो 5% ही ले लीजिए कमीशन, और कमीशन तो जरूर ले लीजिए। वाह, कितनी अच्छी बात है कि अब जो जनप्रतिनिधि है ना, वो कमीशन प्रतिनिधि ही बन जाएंगे। बनना चाहिए, बनते भी हैं। हमने देखा है यहाँ पर संसद में क्या क्या नाटक होते हैं, सारा किसी से छिपा नहीं है। चलिए, ये भी हो गया। अब इसके बाद में हम आते हैं नीतीश कुमार की बात। अब नीतीश कुमार तो संकट में फंस गए, और अब वो तो है ना, इसको जो मोदी सरकार को, गुजराती गैंग की सरकार को की वैसाखी बने हुए ना, वो अपने आप हट जाएंगे, और हट जाना चाहिए, तुरंत हट जाना चाहिए। परंतु इसी के साथ नीतीश ने एक बहुत बड़ी आवाज बुलंद कर दी, वही जो उनका पुराना दाव था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। यह मुख्य बात हो गई। अब यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है ना, तो बिहार की जनता भी बगावत करेगी, और यूं भी अभी बगावत कर रही है। 10-10 हजार रुपये देकर जो वोट खरीदे गए थे, अब जिनको वोट दिए थे ना, उनसे 10-10 हजार रुपये वापस मांगने के नोटिस भी जारी किए गए, वापस मांग रहे हैं उससे, और कहा कि भैया ये गलती से ऐसा हो गया कि जिन पुरुषों को वो नहीं देना था, ये तो सिर्फ दीदी योजना थी, और उसमें जो सबको पैसे दिए गए वो भूल के कारण दिए गए, वो पैसा हमें वापस देना पड़ेगा, और सारे नोटिस जारी हो। अब नायडू जी आए, नायडू जी एक डायरी लेकर चले आए, और उन्होंने 5 मंत्रियों से संपर्क किया कि आप बताइए कि आपने समर्थन के लिए जो हमें आश्वासन दिया था वो कितना पूरा हुआ और क्यों नहीं पूरा, और कितने पूरे किए और कितने पूरे नहीं किए, क्यों नहीं हमें हमारे जो आपने वचन दिए थे, आश्वासन दिए थे, वो पूरे नहीं हुए। उन्होंने तो कहा था कि हमें हैदराबाद आंध्रा की नई राजधानी बनाना, उसके लिए 95,000 करोड़ रुपए का आपने प्रॉमिस किया था, वो भी गायब हो गया। और अब बजट में आपने क्या क्या हमें सुविधाएं दी, और हमारी जो आपने आश्वासन दिया था वो पूरे नहीं किए। तो नायडू ने भी बगावत का झंडा डाला, और उन्होंने तो घोषणा कर दी कि अब हमें एनडी में नहीं रहना है, और हम एनडी को समर्थन नहीं देंगे। अब देखते हैं नीतीश कुमार ने भी कि वो तो बगावत पे ही, वो तो संकट में फंसे में। और अब तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार की गिरफ्तारी की भी योजना बन रही है, वो भी षड्यंत्र मूर्त रूप में आ जाएगा, बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर अब यह एनडीए सरकार जो है ना, मोदी सरकार, ये अल्पमत में, अब और अभी तो और बगावतें होगी। अब उनके सहयोगी दल भी हट रहे। अब तो यहाँ पर पूरी मांग की जा रही है कि यदि आपको हमारा समर्थन चाहिए तो हमारी ये मांग मानिए।
अन्य यदि मांग नहीं मानी तो समर्थन नहीं मिलेगा, समर्थन जो भी दे रहे हो वापस ले लेंगे। तो हमारे देश के प्रजातंत्र का यह हाल हो रहा है। अब भारत की स्थिति तो बड़ी विचित्र हो गई है। दूसरी तरफ प्रकृति का हमले भी जारी हैं। अभी मौसम विभाग ने जारी किया कि अगले 5 दिन में हमारे यहाँ की हालत और खराब होने की है। धुंध रहेगी, कोहरा रहेगा, शीतलहर चलेगी, कई राज्यों में वर्षा भी हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। तो हम भारतीय ना हर तरफ से घिरे हुए थे, हमारे अस्तित्व पर हर तरफ से चोट हो रही है। रेलवे का आपने देखा किराया बढ़ा दिया गया, बढ़ा दो भाई, तुम्हारी मर्जी है। अब यहाँ मध्य प्रदेश में बिजली महंगी की जाने की बात हो रही है, कर दो, आपको जो करना है कर लो। और आज एक उज्जैन में, हम मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक अच्छी बात रही कि जेपी नड्डा जी उज्जैन आए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन आए। अरे उज्जैन आने का क्या कारण है, क्या नहीं है, हम अभी कुछ भी नहीं बता सकते। अब वो तो कल ही पता लगेगा कि इनके आने का लक्ष्य क्या था। मामला बड़ा विचित्र हो है। ये जो प्रमुख समाचार हमने आपके सामने प्रस्तुत किए वो आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।